हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कूलम्स लॉ सिखाने जा रहा हूँ। कूलम्स लॉ से आप फोर्स का पता लगाएंगे। फोर्स का पता लगाएंगे तो फोर्स की प्रॉब्लम भी आ जाएंगे आपके पास। अब कैसे फोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मैंने इसको जो टूल्स एंड टेक्निक फॉर फिजिक्स ऑफ क्लास 12 जो मैंने दिया है उसमें 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फोर्सेस मैंने कर दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप है जिसमें कि ऑब्जेक्ट का मास नहीं दिए गए हैं। सेकंड टाइप प्रॉब्लम है फोर्स का जिसमें कि ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। दो ही तरह के प्रॉब्लम ऑफ फोर्स आपको मिलेंगे कूलम्स लॉ में। एंड सो बच्चों, टूल्स एंड टेक्निक में जो स्टेप्स हमने दिया है वहां पर आप उसको देखिएगा और प्रॉब्लम करिएगा। तो अब हम कूलम्स लॉ सिखा रहे हैं आपको, बट उससे पहले थोड़ी सी जो है, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी, लाइक चार्जेस में रिपल्सन होते हैं, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होते हैं। तो थोड़ी सी मैं इसको दिखा देता हूं, फिर कूलम्स लॉ पर आता हूं। तो जैसे ही मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। सबसे पहले दोनों चार्ज को, दोनों पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, क्योंकि 2 पार्टिकल्स पर एक्शन रिएक्शन के फोर्स होते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 2 पार्टिकल्स के बीच फोर्स बताता है आपको, एक्शन रिएक्शन फोर्स बताता है आपको। तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग होते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। बोथ फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्स सेम टाइम पर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। अब प्रैक्टिकली दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं फोर्स को। ये एक चार्ज हमारा ये है, दूसरा चार्ज हमारा ये है। लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल करने का मतलब होता है दूर जाना, दूर ढकेलना। तो देखिए ऐसे दूर की तरफ हम दिखा लेंगे फोर्स को। दिखा लिया, एक पर फोर्स एफ, दूसरे पर फोर्स एफ, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड होंगे इक्वल। अब यदि इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, दे दिया इस पर एरो, दे दिया इस पर एरो, तो बच्चों ये राइटिंग हमारा सही नहीं है इस समय, क्योंकि जब 2 वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो यदि एक को आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को नेगेटिव, या इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव कर लीजिए। अब ये राइटिंग सही हो गया। मान लीजिए कि 2 जो पॉइंट चार्जेस हैं, और पॉइंट चार्ज की बात मैं करूंगा इसके बाद। अब ये है माइनस, ये भी है माइनस, ये भी रिपेल करेगा एक दूसरे को। तो जिधर की तरफ ढकेलता है कोई, जिधर की तरफ चलने की कोशिश करता है कोई, उधर फोर्स दिखा लीजिए, क्योंकि जिधर होता है फोर्स उधर होता है मोशन। एंड सो ऐसे अपने 2 फिंगर को 2 चार्जेस सपोज कर लिया, रिपल्सन है, दोनों एक दूसरे को ढकेलेगा, दूर भगाएगा। तो जिधर दूर की तरफ भागता है हमारा चार्ज, उधर की तरफ फोर्स दिखा लीजिए। प्रैक्टिकली फोर्स को दिखाइएगा, कभी गलती होगा ही नहीं। और यही है फर्स्ट स्टेप जो हमने आपको बताया, टूल्स एंड टेक्निक का नाम लिया था। तो उसमें पहला स्टेप तो यही हमारा कि ड्रॉ ऑल फोर्सेस। ड्रॉ करिए, ड्राइंग यदि सही है तो 2 स्टेप्स और है, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड ले लीजिए। प्रॉब्लम यूं अपने आप सॉल्व होता है। नाउ तब इस पर हमने लिया फोर्स और रिपल्सन, लिखा इसको हमने एफ डैश, इसको एफ डैश नाम दे दिया। इस पर भी लिया हमने फोर्स ऑफ रिपल्सन, लिया इसको एफ डैश। दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब दिया इस पर जो ही एरो। बच्चों दोनों वेक्टर हमारा इक्वल तो है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। एंड सो अपोजिट वेक्टर बन चुके हैं ये दोनों। तो अब जो है किसी में आप माइनस साइन लगा लीजिए।
चलिए इस बार मेरा मन कर रहा है इसमें माइनस साइन लगाने का, लगा दिया। ये हो गया हमारा पॉजिटिव वेक्टर, तो इसके अपोजिट वेक्टर में हमने माइनस साइन डाल दिया। मान लीजिए कि हमारे पास में एक चार्ज है प्लस, दूसरा चार्ज है माइनस, तब तो अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन के लिए फिर वही काम कर लेते हैं। ऐसे अपना 2 फिंगर रखा, एक प्लस एक माइनस सपोज कर लिया, दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने का मतलब क्या होता है? पुल होना, खींचना। तो फिर ये एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो नजदीक आवेगा। जिधर चल रहा है आपका चार्ज उधर मोशन, उधर फोर्स। ये दिखा लिया हमने कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करा, जिधर की तरफ आपको फील हो कि चलेगा। ठीक है, चलना जरूरी नहीं है, जिधर की तरफ फील हो कि ये चल सकता है, उधर की तरफ फोर्स लग रहा है, उधर की तरफ आप दिखा लीजिए। अब इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1, इसको भी नाम देंगे हम F1। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम, एक ही नाम से बोलेंगे, लेकिन यदि हम एरो दे दिए तो अब जो है दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव आप लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा हो गया तो नेगेटिव लेंगे। चलिए इस बार हमारा मन कर रहा है इसमें माइनस साइन देने का, दे देता हूं। कोई लेफ्ट राइट का चक्कर नहीं है। एक वेक्टर यदि पॉजिटिव तो उसका अपोजिट वेक्टर नेगेटिव, एक वेक्टर यदि पॉजिटिव तो उसका अपोजिट वेक्टर नेगेटिव। तो ये बच्चों ये दिखा दिया हूं फोर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करके फोर्स को ड्रॉ कर लीजिएगा मेरे तरह। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो टूल्स एंड टेक्निक में सबसे पहले ही दे दिया हूं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया हूं। इसलिए मजे से प्रॉब्लम आप करिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन करिएगा प्रॉब्लम्स। अब मैं ले रहा हूं सबसे पहले कूलम्स लॉ, बट इससे पहले एक बात और हम कर लेते हैं। कूलम्स लॉ में वर्ड आवेगा पॉइंट चार्जेस। Now what is the meaning of point charges? The point charge, point charge का मतलब charge at a point, charge at a point, सिंपल लिख दिया हमने। अब चार्ज एट अ पॉइंट का मतलब, तो बच्चों आपको तो पता है कि पॉइंट क्या होता है? साइजलेस। बस कोई बॉडी का साइज यदि आपको नहीं बोला जाए, जैसे बोल दिया स्फीयर और उसका साइज नहीं बोला, उसका रेडियस नहीं बोला, दे दिया कोई मान लीजिए कि आपको प्लेट, उस प्लेट का एरिया नहीं बोला, उसका लेंथ ब्रेथ नहीं बोला, तो यदि साइज नहीं बोले किसी बॉडी का तो फिर उस बॉडी पे जो चार्ज होगा हम उसको समझेंगे पॉइंट चार्ज। यही इसकी बहुत अच्छी पहचान मैं आपको दे रहा हूं। अब रहा कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यदि कोई चार्ज्ड बॉडी का लीनियर साइज, लीनियर साइज का मतलब जैसे रेडियस हो गया स्फीयर का, तो लीनियर साइज इसको कहते हैं क्योंकि रेडियस बड़ा होता है, स्फीयर बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है, स्फीयर छोटा होता है, तो रेडियस को स्फीयर का लीनियर साइज बोलते हैं। कोई जैसे प्लेट है उसका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, तो इसको कहते हैं लीनियर साइज। तो यदि किसी बॉडी का लीनियर साइज और टू बॉडीज के बीच सेपरेशन, यदि सेपरेशन टू बॉडीज के बीच बहुत बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू द लीनियर साइज ऑफ द बॉडी, तो फिर उस बॉडी को भी आप पॉइंट चार्ज्ड बॉडी मानेंगे और उस बॉडी के सेंटर पर टोटल चार्ज को दिखा लेंगे। तो ये था बच्चों पॉइंट चार्ज की बात। कूलम्स लॉ हमारा जो है पॉइंट चार्ज के लिए बने हुए हैं, बॉडी के लिए नहीं बना है, ये पॉइंट चार्ज के लिए है, बड़े बॉडी के लिए नहीं है। बॉडी मतलब बड़ा बॉडी के लिए नहीं है, जिसका साइज दिया हुआ है उसके लिए नहीं है ये कूलम्स लॉ। लेकिन हम लोग आगे ये भी सीखेंगे कि यदि कोई बड़ा बॉडी है, कोई एक बड़ा सा रॉड दे दिया, कोई एक स्फीयर दे दिया, कोई आपको
सिलेंडर दे दिया, तो फिर अब उससे फोर्स कैसे निकालें, इसका हम तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को हम वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तरीका हमें लगाना पड़ता है, तो इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले पॉइंट 4 से काम सीख लें पहले। तो अब ले रहा हूं कूलम्ब्स लॉस। इसका कहना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction and repulsion between two point charges, between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of both, क्या कहिए, two charges, and second law is inversely proportional मेरा मन कर रहा है इस इज को यहां पे लगा देता हूं, is inversely proportional to a square of the distance। अब ये डिस्टेंस जो हमारे लॉ में लिखा गया है, ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो लॉ में आया है। लिखा तो ओनली डिस्टेंस ही है सब लोगों ने, बट इस पर अपनी नजर रखना होगा आपको। प्रॉब्लम करने के समय आपको लेना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बहुत बच्चे डिस्प्लेसमेंट समझ बैठते हैं, नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। जब इसमें डायरेक्शन देंगे आप तब होगा ये डिस्प्लेसमेंट, इसलिए आप सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट मत समझ लीजिएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बिना डायरेक्शन का तो होगा नहीं। हो तो हमें डायरेक्शन नहीं देनी है, हमें लेना है स्केलर डिस्टेंस, लेकिन 2 पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन के अलोंग लेना है डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between two चार्जेस। अब इसको हम लोग फिगर से दिखा लेंगे। तो इसके लिए फिगर हम जो ड्रॉ करेंगे उसमें वेक्टर फॉर्म लेना चाहेंगे हम लोग। वेक्टर के फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को शो भी करना है हमें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को शो करना है। एक पॉइंट चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज, एक को Q1 सपोज करा, दूसरे को Q2 सपोज करा, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको R सपोज करा। नाउ अब हमें दिखाना है पहले फोर्स Q1 पर Q2 पे। तो बच्चों, फोर्स दिखाने के समय आप कभी भी फोर्स को इमेजिन मत करिए इस पे फोर्स लग रहा है, ऐसा इमेजिन नहीं करिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपके टेबल पर एक गिलास रखा हुआ है और एक जग रखा हुआ है, एक जग। जब आप गिलास को उठाएंगे तो जग तो नहीं उठेगा, क्यों? जग पे तो आपने फोर्स लगाया नहीं, आप तो ग्लास पे फोर्स लगाए हैं, तो ग्लास में मोशन हुआ, जग में तो नहीं हुआ। अब कोई मान लीजिए बिना ग्लास को टच किए हुए मन में सोच लिया ग्लास पे फोर्स लग रहा है, तो क्या ग्लास उठ जाएगा?
क्या ग्लास अपने जगह से हट जाएंगे? नहीं। एंड सो बच्चों, फोर्स इज नॉट इमेजिनरी। फोर्स को कभी इमेजिन मत करिएगा। फोर्स के लिए आप सोचेंगे कि एक बॉडी पर फोर्स किसने लगाया, इसको सोचने के लिए दो ही बात सोचिए। किसने हमारे बॉडी को पुल करा, अट्रैक्ट करा? किसने हमारे बॉडी को पुश करा, रिपेल करा? सिर्फ दो बात सोचिए। इसका जवाब मिल जाए, फोर्स लगाने वाला दिख जाए, खींचने वाला दिख जाए, तो बॉडी पर फोर्स लगा लीजिए। धकेलने वाला यदि आपको दिख जाए तो बॉडी पे फोर्स लगा लीजिए, अदरवाइज इमेजिन मत करिएगा फोर्स। तो अब Q1 पे फोर्स हम देख रहे हैं। Q2 रिपल्स Q1, हमने पॉजिटिव ले लिया है, तो Q2 रिपल्स Q1, Q1 को रिपल किया इधर की तरफ, Q1 रिपल्स Q2 इधर की तरफ। अब इस फोर्स का हम नाम लिख रहे हैं 1 to 2 करके। कूलम्स लॉ में हमें नाम लिखना होगा फोर्स का। बहुत सिंपल है, फिजिक्स में जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, बिकॉज फिजिक्स नेचुरल साइंस है आपका। नेचुरली सोचिए। अब दिस इज फोर्स ऑन Q1। हमने बोला पहले फोर्स, पहले F लिखा, ऑन Q1 बोला तो 1 लिखा। किसने लगाया? अब सोच रहे हैं Q1 पे इधर फोर्स किसने लगाया? Q2 ने लगाया, तो फिर 2 लिखा। एक बार फिर से इंग्लिश में बोल लेते हैं, फोर्स ऑन Q1 अप्लाइड बाय Q2। जो पहले बोला F तो F लिखा, उसके बाद बोला Q1 तो 1 लिखा, उसके बाद बोला Q2 तो 2 लिखा। बस यही बोल लीजिए एक बार और लिख लीजिए उसी सीक्वेंस में। दिस इज फोर्स ऑन Q2, पहले फोर्स बोला, F लिखा, ऑन Q2 2 लिखा, अप्लाइड बाय Q1 1 लिखा। अब बच्चों, जैसा कि हमने आपको टूल्स एंड टेक्निक में दे रखा है, आपने पढ़ा हुआ भी है, any vector is written as its magnitude into unit vector in same direction। अब ये राइटिंग हमें करना है यहां पर, तो फिर हम F12 फोर्स के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर r कैप लिया, 1-2 के डायरेक्शन में इसको 1-2 बोल दिया। फिर F21 फोर्स के डायरेक्शन में या यूनिट वेक्टर r कैप, इसको भी F21 बोल दिया। अब आप कहेंगे क्या इसको हम 21 बोल सकते हैं? आपकी मर्जी पर है। किसी भी वेक्टर को, जैसा कि आपने वेक्टर में सीखा हुआ है, किसी भी सिंबल से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओनली फोर्स को छोड़ के खाली, क्योंकि फोर्स पर ही पूरा का पूरा नेचर टिका हुआ है हमारा। यदि फोर्स नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आपके सारे जो है स्टार प्लैनेट्स सब के सब जो है जुड़े हुए हैं। ड्यू टू फोर्स हमारे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, सारा काम तो जनरली आपका जो जुड़ा हुआ है फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन नेचर। इसलिए फोर्स को बोलने का तरीका भी फिक्स कर दिया गया है हमें। तो पहले फोर्स देखेंगे ऑन ऑब्जेक्ट, जिस पे फोर्स लगेगा उसमें मोशन होगा, उसके बाद देखेंगे बाय ऑब्जेक्ट। अब यूनिट वेक्टर की राइटिंग में इसके डायरेक्शन में 1-2 लगा लिया, इसके डायरेक्शन में 2-1 लगा लिया हमने। नाउ अब बच्चों यहां पर राइटिंग कैसे करें बोर्ड में? अब ये यहां पर मैं बोल रहा हूं, कभी भी कोई फिगर हो तो फिगर में जितना टर्म आप दिखाए हैं सभी टर्म का आप नाम लिख लीजिए। ये नहीं है कि आपको 9-10 की तरह बुक की तरह ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो है टर्म का नाम लिख लीजिए खाली अपने लैंग्वेज में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिना फिगर में टर्म का नाम लिखे यदि आप लिखते हैं कभी बोर्ड एग्जाम में, तो टीचर की मर्जी पर है कि आपको मार्क्स दे या ना दे। चलिए, तो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं बोल रहा हूं और आप लिखिए। लेट 2 point charges Q1 and Q2 are separated by the shortest distance are full stop. Forces on Q1 and Q2 are F12,
F21 and unit vectors in the direction of forces are r cap 12 and r cap 21 respectively। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन फिगर का, सारे टर्म का नाम लिख लिया हमने। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F सेड टोल्ड कंसीडर्ड, जो भी लिखना चाहें। नाउ अब कूलम्स लॉ पे आते हैं। तो बाय कूलम्स फर्स्ट लॉ, F फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बच्चों, एक तरफ स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज स्केलर क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो दूसरे तरफ भी स्केलर। दोनों तरफ लेफ्ट राइट हमेशा चेक करते रहिए अपनी राइटिंग को। दोनों तरफ आप वेक्टर लिखेंगे, राइटिंग आपका ठीक होगा। दोनों तरफ आप स्केलर लिखेंगे, राइटिंग आपका ठीक होगा। कभी भी वेक्टर और स्केलर को ना प्रोपोर्शनल करेंगे ना इक्वल करेंगे। नाउ सेकंड लॉ बाय कूलम, सेकंड लॉ, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ लॉज, दोनों लॉ को कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं मतलब एक साथ लिखेंगे इसको हम। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ F इक्वल टू, अब ये स्मॉल k लिखा हमने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, where k is constant, k कांस्टेंट है। अब जो k कांस्टेंट है इसका हमारे पास में वैल्यू दिए गए हैं। अब ये कौन सी वैल्यू है उसको आप लिख लेंगे कि इक्वल टू 1/4 पाई, और ये लिखा हमने एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसमें लगाया 0, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, और हम लोगों को ऐसा यूनिट यूज करना है। आप यहां से यूनिट निकाल सकते हैं k का। k इक्वल टू क्या होगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, F का हो गया न्यूटन, R स्क्वायर मीटर स्क्वायर, अपॉन Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम, यानी कूलम स्क्वायर। अब ये एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, आप यहीं तक एग्जाम में लिख के छोड़ेंगे, बट ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है और कॉन्फिडेंट भी है। एक बार देखने के बाद याद हो जाता है, 9 × 10⁻⁹ ऐसे याद रख लिया, ऐसा यूनिट तो है ही। अब इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस हम लोग समझेंगे वैक्यूम एंड एयर। अब आप कहेंगे वैक्यूम में तो पूरा खाली होता है, एयर में तो पार्टिकल होते हैं। तो बच्चों एक बात बताना चाहूंगा कि अपने 12th क्लास तक बोला गया है कि फ्री स्पेस में आप ये दोनों लीजिए, हमें वही काम करना पड़ेगा जो हमें कहा गया है। हम हट के यदि काम करेंगे तो हम गलत माने जाएंगे। एंड सो एयर वैक्यूम, इन दोनों को आप सेम समझते रहेंगे पूरे क्लास 12 में। आगे मैग्नेटिज्म भी आवेगा, सभी जगह सेम समझिएगा।
अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू प्रॉब्लम आपको देगा, बट थोड़ा सा परमिटिविटी की बात मैं कर देता हूँ। शॉर्ट में तो इलेक्ट्रिकल लोग नहीं भी बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या सीधे भी बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब लैंग्वेज छोटा भी मिलेगा आपको। परमिटिविटी में दो शब्द है, परमिट और आगे का वर्ड है परमिट करने की एबिलिटी। आप कहेंगे किसको परमिट करने की एबिलिटी, तो आगे पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आप कहीं पर फोर्स का पता लगा सकते हैं, किसी मीडियम में फोर्स की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में परमिटिविटी को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। इस प्रॉपर्टी के बदल जाने से के बदल जाएंगे और के बदल जाने से सेम चार्ज सेम डिस्टेंस होगा, फिर भी फोर्स बदल जाएगा। तो ये मीडियम का वो प्रॉपर्टी है परमिटिविटी जिसके बदल जाने से चार्ज सेम डिस्टेंस भी सेम, लेकिन इसके बदल जाने से फोर्स बदल जाते हैं। तो एक्चुअली परमिटिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम ड्यू टू व्हिच फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंज इफ मीडियम चेंजेस। चलिए, अब एप्सिलॉन नोट का वैल्यू तो प्रॉब्लम देगा आपको, बट फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि आपको पता रहेगा, बुक से भी देख सकते हैं आप इसको। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.854 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, अब ये वैल्यू याद रखिएगा, तो प्रॉब्लम में आपको नहीं भी देगा तो आप खुद ही यूज कर लेंगे। लेकिन अब यहां पर मैं एक काम पहले कर देना चाहूंगा, ये स्मॉल के आप लिखिए, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि प्रॉब्लम करने के समय आप ये के की जो वैल्यू देख रहे हैं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट देख रहे हैं, इसको डायरेक्ट आप इक्वेशन में यूज करिए। जैसे प्रॉब्लम करने के लिए आप लिख लीजिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। अब मैं इसको ब्लॉक कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन को 2 बोल रहा हूं, बट प्रॉब्लम इससे करिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में ठीक है आप लिख लीजिए छोटे क्वेश्चन में, बट इसको यूज करिएगा। ये 9 × 10⁻9 हो गया, बस आगे Q1 Q2 R का वैल्यू प्रॉब्लम में देगा, रख लीजिए। अब हमें लिखना है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जो साइड में हमने लिख रखा हुआ है ए वेक्टर को, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसी तरह से लिखना है दोनों फोर्स को। तो फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए अब हम ये ले रहे हैं F12, इसके जगह पर लिखा F12 इक्वल टू, अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। तो जैसे वेक्टर ए लिया, वेक्टर ए का वैल्यू लिखा। अब यूनिट वेक्टर लेंगे हम सेम डायरेक्शन में, जो इसका डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में लेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर और जो गिवन वेक्टर है सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो F12 के डायरेक्शन में ये है हमारा यूनिट वेक्टर R⁻12, ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन एक्शन लिखें तो रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा हमें। तो सिमिलरली इसी तरह से F21 लिखा हमने। अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, F21 के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा है R⁻21। ये हो गया बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कभी कभी बोर्ड में आया है कि शो करने के लिए कि कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। ऐसे तो नेचर में सारे पार्टिकल ओबे करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को,
तब देखिए यहाँ पर ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है। आर कैप 1 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर कैप 2 1 का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन अपोजिट है, तो यदि हम इनको इक्वल करना चाहें आर कैप 1 2 इक्वल टू आर कैप 2 1, तो बच्चों जब टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तब तो माइनस साइन देना पड़ेगा हमें। अब इन दोनों इक्वेशन को देखिए, अब मैं इसके जगह पर यदि लिख दूं माइनस आर कैप 2 1 और डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ये माइनस आर कैप 2 1 इसके जगह पर यदि मैं लिख देता हूं तो ये तो माइनस होंगे, डिवाइड कर देंगे, सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही हो जाएगा F21 इक्वल टू माइनस F12। नाउ एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, हेंस कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बच्चों कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी लिखा गया है, तो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने बोर्ड में बहुत आते रहते हैं। हमारी नजर बोर्ड पर भी है, आईआईटी पर भी है, नीट पर भी है, सबके प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे और आपका एक अच्छा नोट्स मैं तैयार करवाते चला जा रहा हूं। आप आराम से अपना प्रॉब्लम्स भी करिएगा और बोर्ड का एग्जाम भी दीजिएगा। तब मैं यहां पर लिख रहा हूं कूलम्स, नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब बच्चों ये देख लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा, F12 लिखा है, F21 लिखा है, इसी को हम इसमें लिखेंगे, लिखने के बाद अपने आप पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आता है पोजीशन वेक्टर। चलिए अब सबसे पहले तो हमें फिगर चाहिए, पोजीशन वेक्टर को दिखाना होगा हमें, तो इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां लेते हैं फिगर, ये लिया हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। अब बिल्कुल इस फिगर को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको हटाया नहीं था अभी तक देखने के लिए। ये चार्ज Q1, this charge is Q2, distance between two charges is R. Now force on Q1 F12, force on Q2 F21, arrow. Now unit vector F12 के डायरेक्शन में आर कैप 1 2, यूनिट वेक्टर F21 के डायरेक्शन में आर कैप 2 1। बस इस फिगर को कॉपी किया, जो स्टेटमेंट इसमें लिखे हैं वही इसमें भी लिखना होगा। अब मैं इस फिगर को हटा रहा हूं, इसको हटाया। अब पोजीशन वेक्टर हमें चाहिए, तो ये जो पॉइंट चार्ज है हमारा Q1, इसका पोजीशन वेक्टर O से लिया हमने R1 पोजीशन वेक्टर, फिर जो Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर लिया हमने O से R2। नाउ कुछ ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं, यहां पर इस पॉइंट पर लिखा E, इस पॉइंट पर मैं लिख रहा हूं B। अब बच्चों स्टेटमेंट आपको देना होगा, तो चलिए पहले स्टेटमेंट ले लेते हैं हम, फिर वही बात लिखेंगे। लेट 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are separated by distance R. Forces on Q1 and Q2 are F12 and F21, and unit vectors in direction of forces are R cap 1 2,
and r cap 21 respectively position vectors of q1 and q2 are r1 and r2 respectively। बस स्टेटमेंट बन गया। अब बनने के बाद यहां पर सबसे पहले मैं सपोज कर रहा हूं ए से बी एक वेक्टर। अब ये जो ए बी वेक्टर हमने सपोज करा, या आप बी ए भी ले सकते हैं, बी से ए तरफ भी ले सकते हैं। तब ए बी वेक्टर, जो ए बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? आर। ए बी की लेंथ क्या है? आर। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी इक्वल टू आर बिना एरो का भी लिख सकते हैं। अब ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में ए बी वेक्टर, वही यूनिट वेक्टर वाली राइटिंग करेंगे। चलिए आपके सामने कर देता हूं जिससे कि समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो आपको। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ए कैप इन सेम डायरेक्शन, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड आर इनटू ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है? ये है हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप 21, आर कैप 21, आर कैप 21 ए बी लिया। तो पहले ए बी का मैग्नीट्यूड लिया हमने, फिर यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन ले लिया। अब इसको इक्वेशन 1 सपोज कर देता हूं। अब ट्रायंगल लॉ यूज करिए। ओ ए बी ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ लगाइए। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब जो वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ पढ़े हैं वहां पर आपने पढ़ा है, when head of a vector is joined with tail of second vector, then their resultant is from tail of first vector to head of second vector, and so OB resultant है इन दोनों वेक्टर का। एंड सो हम लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर इक्वल टू ले जाते हैं ओ ए को दूसरे तरफ, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। नाउ ओ बी वेक्टर इज R2 पोजिशन वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इज R1 पोजिशन वेक्टर। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। और अब जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो लिख रखे हैं उसको कॉपी करिए, लेकिन ए बी के डायरेक्शन में पहले लीजिए। हम लोग ए बी ले चुके हैं तो ए बी के डायरेक्शन में, तो फिर यहां पर मेंशन करिए बाय कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ F21 आपके पास लिखा हुआ है ऊपर, देखिए अपने नोटबुक में। F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R कैप 21। ठीक है बच्चों। अब एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं जिसको आप आराम से फिल कर लीजिए, बहुत आराम से फिल कर लीजिए। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉल r से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे नीचे r क्यूब, यहां पर r कैप आ जाएगा। स्मॉल r के जगह पर ए बी बिना एरो का, विदाउट एरो ए बी लिख लेंगे स्मॉल r के जगह पर। r कैप के जगह पर ए बी वेक्टर लिख लेंगे। उसके बाद इक्वेशन 2 से देखिए क्या है, R2 माइनस R1 दोनों जगह पे रख दीजिए। आ गया कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो फिर दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, नीचे R से मल्टीप्लाई किया R क्यूब
ऊपर r से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ले लेता हूं, एक जगह पे टर्म रहेगा r कैप टू 1। नाउ स्मॉल r की मैग्नीट्यूड, स्मॉल r की मैग्नीट्यूड अब मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन r क्यूब, r के जगह पर AB बिना एरो का भी लिख सकते हैं या फिर मॉडुलस ले लीजिए, तो r का क्यूब, r AB की वैल्यू है, AB का लेंथ है, एंड सो r क्यूब AB मॉडुलस का क्यूब एंड r कैप टू 1 इज AB। ये लिख लिया हमने AB वेक्टर। अब AB के जगह पर पोजीशन वेक्टर को डाल दीजिए, बस यही है हमारा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट और तरीका बता दिया हूं, एक ही स्टेप को लोग याद रखते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में स्मॉल r से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से मैं टेक्निक भी बोलते जाऊंगा पूरे फिजिक्स में, ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन अब ये लिख रहे हैं मॉडुलस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्यूब डाला, इनसाइड ब्रैकेट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर के टर्म में। लेकिन जब आप एक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, एंड सो अब शॉर्ट में लिख लेंगे, सिमिलरली लिख लेंगे। लेकिन बच्चों एक पैटर्न यहाँ पर आप जरा पहचान लीजिए, ताकि कभी प्रॉब्लम आपको मिल जाए यदि, तो बिना फिगर का भी पोजीशन वेक्टर के टर्म में प्रॉब्लम कर सकते हैं। क्या है वो गौर करिएगा जरा। F21 निकाला हमने, तो पोजीशन वेक्टर R2 पहले आया है, R1 बाद में आया है। ओके, R2 माइनस R1, 2 पहले 1 बाद में, R2 पहले R1 बाद में, एंड सो सिमिलरली F12 अब 1 2 करा तो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन, अब इसको R1 माइनस R2 कर लेंगे, सीक्वेंस को अदला बदली कर दिए हैं, तो ये हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस क्यूब, एंड ऊपर हो गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब ये है हमारा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। चलिए बच्चों, कूलम्स लॉ का 3 फॉर्म था, 3 फॉर्म्स थे। फर्स्ट था स्केलर फॉर्म, सेकंड आया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड द थर्ड कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। अब हम लोग यदि चार्ज का मीडियम बदल दें, जैसे चार्ज फ्री स्पेस में है, कोई चार्ज को वाटर के अंदर डाल दिया, तो चार्ज की जो सराउंडिंग मीडियम है वो बदल गया, तब हम दूसरे मीडियम में फोर्स कैसे निकालें, अब इस पर हम बात करते हैं, ताकि हम किसी दूसरे मीडियम में भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उस टर्म का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका स्टैंडर्ड सिंबल है आपके 12th क्लास में कैपिटल के। अब कैपिटल के और इलेक्ट्रिसिटी यदि बोल करके, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी बोल के यदि कैपिटल के दिख जाए तो आप यही समझेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल है आपके 12th क्लास में इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कैपिटल के, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, आर सबस्क्रिप्ट बिल्कुल नीचे करके छोटा लिखा करिएगा। यदि किसी बच्चे ने ये लिख दिया ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई एप्सिलॉन नोट को लिख दिया ऐसे, ये गलत हो जाएंगे। सब्सक्रिप्ट बिल्कुल नीचे होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का साइज बड़ा और सब्सक्रिप्ट का साइज बिल्कुल नीचे और छोटा होना चाहिए। तब ये क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए चलिए थोड़ा लिखिए, मैं बोलता हूं। फोर्स इनसाइड ब्रैकेट F0 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, फोर्स ब्रैकेट में F0 बिटवीन
2 point charges in free space is, dash दीजिए, F नॉट इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब नेक्स्ट, फोर्स inside bracket Fm between those two charges separated by same distance, ब्रैकेट में R लिख लीजिए, in a medium of absolute permittivity, ठीक है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को शॉर्ट में परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी इनसाइड ब्रैकेट एप्सिलॉन एम इज, अब Fm फोर्स इन अ मीडियम हो गया, इन एनी मीडियम हो गया। अब देखिए नॉट के जगह पर m आ गया, 0 के जगह पर m हो गए, यहां भी m लगा लेंगे हम एप्सिलॉन में, यही एप्सिलॉन में m लगा है, 1/4π एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये फॉर्मूला आप यूज करिए फोर्स निकालने में। सिमिलरली फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यदि कोई दूसरा मीडियम आ गया तो फिर आप वहां पर ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इस फॉर्मूला को मैं अभी 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, 2 ही फॉर्मूला है फोर्स का, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, यही 2 फॉर्मूला है। बस यही 2 फॉर्मूला को यूज करके पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्स की प्रॉब्लम जहां भी मिलेगा आप उसको सॉल्व करेंगे। सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो हमने टूल्स एंड टेक्निक्स दे दिया है फॉर क्लास 12 फिजिक्स, उसको देख देख करके प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। नाउ अब इसको डिवाइड ले रहे हैं, एफ नॉट अपॉन एफ एम करा। अब जैसा कि देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/4π कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर जाएंगे, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को लिखा गया है एप्सिलॉन आर और इसी को लिखा गया है के, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल रहा हूं। अब बच्चों ये जो रेशियो देख रहे हैं इसको बोल लीजिए, के का डेफिनेशन हो जाएगा, एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन हो जाएगा। ये जो रेशियो देख रहे हैं इसको बोल लीजिए लैंग्वेज में, तो फिर एप्सिलॉन आर का के का डेफिनेशन हो जाएगा। बट इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इक्वेशन 2 जो है इसको मॉडिफाई करूंगा प्रॉब्लम के लिए। तो यहां से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई लें, ये यदि क्रॉस मल्टीप्लाई लें तो फिर क्या होगा, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट इनटू के होगा। ऐसे तो ज्यादा के ही यूज हुआ है अपने एनसीईआरटी में। नाउ अब इक्वेशन 2 जो हमारा फोर्स का इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएंगे एफ एम इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन एम के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखा हमने। नाउ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं, इससे पहले इसको हम लोग ब्लॉक के अंदर डाल चुके हैं, बॉक्स के अंदर डाल चुके हैं। तो बस एक इक्वेशन ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं टिक भी लगा रहा हूं फिर से। दूसरा ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें के याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। के का वैल्यू प्रॉब्लम देगा आपको खाली इक्वेशन लिखना है और अपना के का वैल्यू रखिए। 1/4π एप्सिलॉन नॉट तो मालूम ही है, 9 × 10⁻⁹ के का वैल्यू रखिएगा, बाकी का वैल्यू रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अब एक बात बोल दे रहा हूं, फिजिक्स नेचुरल साइंस है। जब कभी हमें कोई मीडियम का नाम नहीं लिया तो हम समझेंगे एयर में,
क्योंकि हर काम एयर में ही पहले होता है, उसके बाद ही कोई दूसरे मीडियम में जाते हैं। यदि यहां पर m आप नहीं लगाएंगे, यदि यहां m नहीं लगाएंगे, फिर भी लोग समझ जाएंगे कि आप किसी दूसरे मीडियम में काम कर रहे हैं। पहचान लीजिए, m लगाना बहुत जरूरी नहीं है। मीडियम, m फॉर मीडियम लगाना बहुत जरूरी नहीं है। आप f इक्वल टू लिख लीजिए 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वैल्यू डालिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और बच्चों एक बात और जान लीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम में f नोट ही लिखना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। यदि किसी बच्चे ने f इक्वल टू लिखा 1/4 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर प्रॉब्लम में, इसको देख करके कोई तुरंत समझ जाएगा कि आप फ्री स्पेस में अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, ये नोट लगाना या फिर ये m लगाना प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है। चलिए फ्री हो जाइए। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। ये जो सामने रखा हुआ है इक्वेशन 3, अब इस इक्वेशन 3 से डेफिनेशन फॉर्म करिए डायरेक्टरी कांस्टेंट का, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो फिर बच्चों मैं बोलता हूं और आप लिखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनसाइड ब्रैकेट के और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनसाइड ब्रैकेट एप्सिलॉन आर of a medium with respect to free space। आप चाहें तो डायरेक्ट वैक्यूम भी लिख सकते हैं। अब ये इसका नाम लिया हमने, ये नाम लिया, अब ये लिखने जा रहे हैं is ratio of force between two charges in free space to force between those two charges separated by same distance in the medium। चलिए ये हो गया इसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन। इसके अकॉर्डिंगली भी लिख लीजिए, बट दो नहीं देना है, एग्जाम में आवे तो कोई एक दे दीजिएगा। तब इसको लिखते हैं दिस इक्वल टू दिस का लैंग्वेज लिखते हैं। एंड सो आप लिखिए फिर से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ब्रैकेट में के और रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल बहुत जरूरी नहीं है, और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस is ratio of absolute electrical permittivity of the medium to absolute electrical permittivity of free space, full stop। ये बच्चों डेफिनेशन तैयार हो गया। और इसी तरह से मैं आपको पूरा फिजिक्स का नोट्स तैयार करा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। नोटबुक पढ़िए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए। नाउ अब यूनिट चार्ज को यहां से हम डिफाइन कर लेंगे। यूनिट चार्ज या इसको यूनिट ऑफ चार्ज भी लोग बोलते हैं। यूनिट चार्ज और यूनिट ऑफ चार्ज इन SI यूनिट। चलिए एग्जाम में
इतना आता है लिख करके यूनिट व्हाट इज यूनिट चार्ज, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ना भी बोले तो जैसा कि मैंने बोला है कि होल फिजिक्स हमारा जो है वो एसआई यूनिट में ही है, तब इसके लिए लेट Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q ले लिया, R इक्वल टू 1 मीटर इन फ्री स्पेस, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब लगाते हैं इस पर कूलम्स लॉ, देन F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा। अब देखिए नोट हमने नहीं लगाया है, जैसा कि आपको बोला कि यहाँ पर यदि एप्सिलॉन नोट ले लेंगे तो फ्री स्पेस में लोग समझ जाएंगे, नहीं यदि यहाँ पर एप्सिलॉन नोट इनटू के ले लेंगे तो लोग समझ जाएंगे दूसरे मीडियम में आप काम कर रहे हैं। तो नाउ F के जगह रखा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 Q इंटू Q स्क्वायर, नीचे R इक्वल टू 1 मीटर 1 का स्क्वायर। अब देखिए 9 से 9 10 पावर 9 कैंसल, Q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, देयरफॉर Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम। अब बच्चों जैसे 10th क्लास में डेफिनेशन आप बनाते थे ठीक उसी तरह से आप यहाँ डेफिनेशन बना सकते हैं। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, हो गया डेफिनेशन, बट लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे लिखें, तो ये नहीं है पहले कौन लिखें बाद में कौन लिखें, ऐसा नहीं है। आप पहले ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, ये बोल दीजिए। कोई बच्चा जो है ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, बोथ आर करेक्ट। तो फिर अब यहाँ पे डेफिनेशन हमें लिखना है। चलिए मैं बोलता हूं और लिखिए आपको। यूनिट चार्ज इन एसआई यूनिट, ब्रैकेट में लिखिए प्लस माइनस 1 कूलम इज दैट चार्ज। पहले हमने इसको बोला दैट चार्ज which is when separated, which is when separated by a distance of 1 meter, distance of 1 meter in free space, फ्रॉम। अब किससे सेपरेट है, किससे अलग है, तो फ्रॉम इक्वल एंड लाइक चार्जेस, फ्रॉम इक्वल एंड इक्वल एंड लाइक चार्जेस, ये बोल दिया। अब ये बोल रहे हैं देन फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो ये बच्चों तैयार हो गया हमारा डेफिनेशन। बस आप इस तरह से आराम से डेफिनेशन बनाइए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस नेचुरली आप लिखिए। अब जब बहुत सारे चार्जेस हमें मिलेंगे, वही तो 2 चार्ज पर ही काम कर रहे थे हम लोग, जब बहुत सारे चार्जेस हमें मिलेंगे तो वहां पर यदि हमसे कहता है कि किसी एक चार्ज पे आप टोटल फोर्स निकालो, तो वहां पर एक छोटा सा प्रिंसिपल हम लोग यूज करते हैं जिसको नाम दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस,
ऐसे सुपरपोजिशन तक ही लोग बोलते हैं, बट चार्ज के लिए है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हूँ वर्ड को पहचानने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज फॉर चार्जेज जैसे भी बोला जाए। तो चलिए पहले इसको आप जरा लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल when a number of charges are separated by finite distances from each other, then each charge exerts force on other charge and resultant force on any one charge is equal to vector sum of all forces, vector sum of all forces on that charge। अब बच्चों, जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो ईच चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, सब अपना अपना फोर्स लगाता है। एक चार्ज पर जो फोर्स लगते हैं हम उसको निकालना चाहेंगे। कोई भी एक चार्ज प्रॉब्लम में दे दिया कि इस पे निकालो फोर्स, तो वहां पर क्या करिए, फोर्स के प्रॉब्लम में जैसा कि मैंने टूल्स एंड टेक्निक में बताया है, पहला काम होगा कि फोर्स को आप दिखा लीजिए, ड्राइंग करिए फोर्स का। तो चलिए पहले हम इसका ड्राइंग करते हैं फोर्स का। और ड्राइंग करके फिर जो फोर्स में स्टेप्स हमारा है उन स्टेप्स को आप यूज करिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होता है। फिर इसको एक एग्जांपल बना लेते हैं हम लोग। सपोज ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये भी कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे पास में, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंसेस। इनके बीच की डिस्टेंस मेजरेबल है। अब सपोज ये है चार्ज Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है -Q4, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब हमसे कहा गया इस चार्ज पे फोर्स निकालो। अभी मैंने इसका नाम नहीं रखा है, क्यों, इसका जवाब दूंगा। इस चार्ज पे, यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज पे फोर्स निकालो। तो बच्चों, प्रॉब्लम करने के समय जिस चार्ज पे फोर्स निकालना हो उसको 1 2 3 4 5 सबस्क्रिप्ट मत दीजिए, मतलब कि उसको Q1 Q2 Q3 Q4 मत सपोज करिए। क्यों? जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में आपने देखा, फोर्स ऑन Q1 F12 लिखे हैं, फोर्स ऑन Q2 F21 लिखे हैं। लॉ लिखने में ये तो जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम करने के समय ये डबल डबल सबस्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे आप। गलती से कभी 1 2 की जगह 21 लिखा गया तो आप गलत हो जाएंगे। एंड सो प्रॉब्लम करने के समय हम ज़्यादा अपने को परेशान ना करें, ठीक है। प्रॉब्लम जो होता है, जिसको फिजिक्स आता है उसके लिए आसान काम है प्रॉब्लम करना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो हम मुश्किल में अपने को नहीं फंसाएंगे। एंड सो क्या करिए कि जिस पे फोर्स निकालना है उसमें 1 2 3 4 कोई सबस्क्रिप्ट ही नहीं लगाइए। अब यदि नहीं लगाते हैं सबस्क्रिप्ट तो जरा दिखाता हूं मैं आपको। पहले Q1 Q को तो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए, बिना स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए फोर्स नहीं निकालेंगे, बिकॉज वन स्ट्रेट लाइन के अलाउ इनके फोर्सेस होंगे एक्सल रिएक्शन।
अब ये पॉजिटिव इस Q1 ने Q को रिपेल करा इधर के तरफ, हमने दिखाया फोर्स। अब इस फोर्स का नेमिंग कर रहे हैं, फोर्स ऑन Q लिखा F, ऑन Q 1 2 3 4 तो है नहीं, अब फोर्स ऑन Q1 बोले तो F1 लिखे, फोर्स ऑन Q2 बोले तो F2 लिखे। यहां तो Q बोल रहे हैं, ये नहीं है। तो अब ड्यू टू Q1 अब आया सबस्क्रिप्ट 1 आपका। अब इसमें क्या है, सिंगल सबस्क्रिप्ट राइटिंग यदि करिएगा कभी गलती नहीं होगा, टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होंगे। चलिए अब उसी तरह से ये Q2 जो है इसको Q से ज्वाइन करा पहले। नाउ Q2 विल रिपेल Q, फोर्स ऑन Q लिखा हमने F, अप्लाइड बाय Q2 लिखा F2। उसी तरह से अब ये Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज को Q से थोड़ा सा मैं पॉइंट को ऊपर कर देता हूं क्योंकि फिगर जो है थोड़ा खराब हो रहा है। नाउ ये ले लिया हमने Q3, अब Q3 को यहां से ज्वाइन करिए, ये ज्वाइन करिए। पहले मैं Q3 को नेगेटिव ले रहा हूं तो ये क्या करेगा, Q3 इस Q को अट्रैक्ट कर, फोर्स ऑन Q अप्लाइड बाय माइनस Q3, फोर्स ऑन Q 1 2 3 4 नहीं है इसके पास, अप्लाइड बाय Q3 F3 लिखा। अब ये जो Q4 है, ये Q4 है, अब इस Q4 पर सोचिए क्या होगा, Q4 क्या करेगा, माइनस चार्ज है ये भी, तो ये Q को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो दिस इज फोर्स ऑन Q ड्यू टू माइनस Q4 एंड सो बोल लिया इसको F4। तो ये सिंगल सबस्क्रिप्ट राइटिंग करिए प्रॉब्लम करने में, दो सबस्क्रिप्ट करके, जैसे आप देखेंगे एनसीईआरटी में या फिर और भी बुक्स में देखेंगे, तो प्रॉब्लम में मत करिए, मैं कहूंगा इसमें समय की बचत भी होगी और गलती होने का चांस भी नहीं होगा आपको। अब थोड़ा सा हम लोग स्टेटमेंट बना लेंगे, जैसा कि मैं बोला हूं कि एग्जाम में जो भी फिगर होगा उसका स्टेटमेंट आप बना दीजिए। तो चलिए, लेट फोर्सेस ऑन अ पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4। Q3 हमारा नेगेटिव है, Q4 हमारा नेगेटिव है, सो ऑन Qn, n चार्जेस हैं, R F1, F2, F3 थर्ड चार्ज का फोर्स, F4 फोर्थ चार्ज का फोर्स, सो ऑन Fn nth चार्ज का फोर्स Q पर रेस्पेक्टिवली। if resultant force इसको सपोज कर लेते हैं F वेक्टर ऑन Q, if resultant force थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज, ऑन Q इज F, ऐसे लिख लें, if resultant force ऑन Q इज F। तो अब बाय लिख लीजिए थोड़ा, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, पैराग्राफ चेंज करिए, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस ऑन प्लस Fn। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस कि किसी भी एक चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज। तो बच्चों, हमने पॉइंट चार्ज का काम कर लिया है। अब रहा कि बॉडीज के लिए, तो बॉडीज के लिए कूलम्ब्स लॉ को हम यूज करेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक ले लेते हैं।
find the ratio of electrostatic force Fe and gravitational force इसको Fg लिख रहा हूं, Fg between प्रोटॉन, ब्रैकेट में इसका मास लिख रहे हैं mp and an electron, ब्रैकेट में इसका मास लिख रहे हैं me separated by a distance r in free space. चलिए, अब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू, आप यहां पर स्मॉल के भी लिख सकते हैं या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे न्यूमेरिकल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखिएगा। नाउ अब इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, प्रोटॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन की चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज E, फोर्स है वेक्टर के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, एंड सो हमेशा वैल्यू लिया करेंगे पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, नाउ मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me अपॉन r स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करते हैं, Fe अपॉन Fg, नाउ दिस इक्वल टू, अब यहां पर r स्क्वायर तो कट जाएंगे, ये हो गया k e स्क्वायर अपॉन g mp me। अब देखिए, इसमें हमें सारे वैल्यूज मालूम है, k की वैल्यू मालूम है, e की वैल्यू मालूम है, g मालूम है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप चार्ट में से देख सकते हैं। अपनी 11th की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिएगा, पीछे सारे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। अब जो रेशियो हमारे सामने में है, इस रेशियो का हम निकालना चाह रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है k का 9 × 10⁻⁹, e का 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर, कैपिटल G 6.67 10⁻⁻11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 into 1.66 10⁻⁻27, mass of electron 9.1 10⁻⁻31। अब बच्चों, ये देख करके बहुत लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार इतना बड़ा कैलकुलेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। आपके लेवल में आपका ही काम दिया जाता है, आपके लिए दिया जाता है, इसलिए आपका बिल्कुल नहीं घबराएंगे कैलकुलेशन देख करके। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक मदद कर रहा हूँ, वो क्या करिए, तो जितने 10 की पावर है उसको अलग करिए। जैसे 10 की पावर 9, ठीक है, -19 × 2, 10 की पावर हो गया -38, 10 की पावर -11 ले जाइए ऊपर, 10 की पावर 11, 10 की पावर -27 ले जाइए ऊपर, 27, 10 की पावर -31 गया ऊपर, 10 की पावर 31। तो सारे 10 की पावर को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद अब जो बच गए डिजिट्स, जो नंबर्स बच गए, उसको लाइए एक जगह पर,
9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया 6.67, 1.66, ठीक है, प्रोटॉन का मास 1.67 भी लोग देते हैं, जो भी हो। नाउ इनटू नीचे रह गया फिर 9.1। अब देखिए हो गया कैलकुलेशन छोटा, अब आप आराम से कैलकुलेट करिएगा, घबराइएगा नहीं कोई, बिल्कुल। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसे मैं लिख देता हूं 2.4 10 टू द पावर 39, ये आपको आवेगा 10 की पावर, ये है। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लीजिएगा, ये जो आवेगा इसको राउंडिंग ऑफ, फिजिक्स में राउंडिंग ऑफ चलते हैं, और जब भी आंसर आप मैच करिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आपके पास एनसीईआरटी बुक स्टैंडर्ड बुक है, ये इसमें गलतियां नहीं होती हैं, तो फिर आप उसमें राउंड ऑफ करके आंसर को थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, वो क्या रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, जरा इस पर नजर रखेंगे, आगे हम लोग प्रॉब्लम्स में। हेंस एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन 2 बार ग्रेटर देन यदि दे दिया, इट मीन्स कि बहुत बड़ा, तो देख ही रहे हैं 10 की पावर 39 आया हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बहुत बड़ा हो गया, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यदि बच्चों हमसे कभी कह दिया कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड करो, या कहा कि सबट्रैक्ट करो, तो इसको हम लोग सीधे ले लेंगे, ये ले लेंगे। अब ये नहीं सोचेंगे, बहुत बच्चे सोचते हैं कि अप्रोक्सीमेट हो गया, नहीं नहीं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट हो गया। जो बहुत छोटा होता है उसका हमारे नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक हिल एरिया है, माउंटेन एरिया है, बहुत बड़ा जो है पहाड़ में से एक बहुत बड़ा पार्ट गिरकर जमीन पर आता है, हिलने लगता है। एक मान लीजिए कोई इतना बड़ा पत्थर उठा करके पहाड़ पर से नीचे गिरा दे, तो क्या होगा? जमीन हिलेगा? नहीं हिलेगा। नेचुरली वो जो छोटा सा पत्थर फेंका किसी ने, दैट इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। यही है नेग्लिजिबल फिजिक्स में, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता है उसको फेंक दीजिए, तो यही लेंगे, आगे से हम जो बहुत छोटा होगा उसको फेंक दिया करेंगे, तो कहते हैं नेग्लेक्टेड। अब थोड़ी सी यहां से हम निकालते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आप कहेंगे ये तो हम पढ़े हैं 11th क्लास में, कोई बात नहीं, पढ़े हैं तो मैं भी थोड़ा सिखा देता हूं। ऐसे तो 11th में मैं दे रहा हूं सारा काम, वेक्टर दिया हूं अभी पूरा, ठीक है, यूनिट डायमेंशन उसके बाद दूंगा मैं। तो चलिए, नाउ एफ ई इक्वेशन 1 से एफ ई अपॉन एफ जी। अब एफ ई क्या है? फोर्स। यूनिट की बात करें, न्यूटन बाय न्यूटन, न्यूटन कैंसिल हो जाएंगे। नाउ एफ ई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml t-2, ये भी फोर्स है, ml t-2। अब देखिए m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर हो गया 0, तो बोलेंगे क्या? डायमेंशनलेस। दिस इज डायमेंशनलेस। अब आपको यदि कभी कहता है इसका बताओ जी, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके जगह पर ये लिख लीजिए। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर k e स्क्वायर अपॉन g m e दिस इज इक्वल टू m0 l0 t0, यानी कि डायमेंशनलेस। तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज का हमने काम करा है। अब पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हम लोग साथ साथ में कूलम लॉ से जो फोर्स देखे हैं उसके लिए बॉडी यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी बॉडी यूज करेंगे। तो ये काम हम लोग अगले क्लास में करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू बॉडी कैसे हम फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।